हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से आप तक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या सीपीसी के जो अभी 100 साल पूरे हो रहे हैं चाइना में, उससे संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन। 1921 में जब सीपीसी पहली बार बनी शंघाई में, वहां से लेकर उसके बाद कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट रूलर रहे, चाइनीज रेवोल्यूशन में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसके बाद अलग अलग रूलर्स ने अपनी जो आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी थी उसमें टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आए, और उसकी वजह से सिर्फ चाइना ही नहीं पूरी दुनिया, पर्टिकुलरली कंट्रीज लाइक इंडिया, उन पे उस चीज का क्या असर पड़ा, और आज चाइना की जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नेंस है, उसका क्या रुख है, इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हाल ही में न्यूज में क्यों बना रहा। 1 जुलाई 1921, 1 जुलाई 1921 को जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी फाउंडेशन ले की गई शंघाई में, और उसके बाद से लगातार आइडियोलॉजिकली सीपीसी ने अपनी जड़ें जमाना शुरू की चाइना की धरती पर। जो चाइनीज ज्यादातर पॉपुलेशन है वो वहां की जो येलो रिवर है, जिसको हुआंग हे भी कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द ही पॉपुलेटेड है दोस्तों। इसीलिए सीपीसी से पहले जो रूलर्स थे उनको जनरली येलो किंग्स कहा जाता है या फिर येलो एम्परर्स कहा जाता है। और सीपीसी क्योंकि कम्युनिज्म का मैं कहूंगा एक सिंबल है और जिसका कलर जनरली रेड है, तो सीपीसी के बाद जो रूलर्स या जो बेसिकली मैं कहूंगा प्रेसिडेंट्स या डिफरेंट फॉर्म्स में वहां की ब्यूरोक्रेसी एटसेट्रा जब चाइना को रूल करने लगी, तो उनको अब कहा जाता है बेसिकली चाइनाज रेड डायनेस्टी। चाइनीज सिविलाइजेशन की अगर आप पुरानी फिलॉसफी की बात करें तो चाइना के ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से डिवाइन पावर्स, जिसको आप कह सकते हैं भगवान, प्रकृति, मैंडेट देता है किसी को भी चाइना में रूल करने के लिए। और जब वो डेस्पॉट हो जाए, मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाए या ऐसी चीजें करने लगे जो लोगों के हित में नहीं है, उनके बेसिकली बेनिफिट में नहीं है, तो वही डिवाइन पावर जो अथॉरिटी मिलती है उस रूलर को, उस अथॉरिटी को वापस अपने पास बुला लेती हैं और उस रूलर का पतन या बेसिकली डिक्लाइन हो जाता है। तो अभी अगर हम ये बात करें कि ऐसी क्या खास बात है कि 100 साल अगर सीपीसी को कंप्लीट हुए तो वो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों है, कि चाहे वो नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, हमारे नेबरिंग कंट्रीज का मीडिया हो, पर्टिकुलरली चाइना, हर जगह इसकी लगातार बात चर्चा चली आ रही है दोस्तों। अगर आप कंटेम्प्रेरी चाइना की बात देख लें, मतलब आज के चाइना या मॉडर्न चाइना की बात देख लें, तो 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम निकलकर स्पष्ट रूप से सामने आता है, जिन्होंने मुझे लगता है अभी तक पिछले 100 साल में जब से सीपीसी बनी है सबसे ज्यादा अथॉरिटी या पावर को एंजॉय किया है या फिर अपने कंट्रोल में चाइना को रखा है। जिसमें सबसे पहला नाम माओ जेडोंग, सेकंड नेम डेंग जियोपिंग, थर्ड नेम जो भी करंट प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिनको कहा जाता है कि दे आर द मॉडर्न yellow emperors of the red dynasty. And what is that red dynasty? It is nothing but the Communist Party of China, CPC। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि चाइना को अभी तक 13 अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया है दोस्तों, और इन 13 डायनेस्टीज में से सिर्फ 8 ही ऐसी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने 100 या 100 से ज्यादा साल तक चाइना पे अपना रूल, अपना वर्चस्व जमाए रखा है। सीपीसी ने 1 जुलाई 2021 को अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इसका मतलब ये अब उन रूलिंग डायनेस्टीज में से, अगर आप इसको डायनेस्टी माने, हालांकि ये पार्टी का बेसिकली डोमिनेंस है, रूल है, तो उनमें उस लिस्ट में अब ये शामिल हो चुके हैं जिन्होंने चाइना में 100 या 100 से ज्यादा सालों तक अपना वर्चस्व और रूल को लगातार कायम रखा है। सीपीसी कब बनी? 1921, 1 जुलाई 1921। कहां पर? शंघाई में। किसने बनाई? ये बनाई जो इंटेलेक्चुअल्स उस वक्त के हुआ करते थे, पर्टिकुलरली चेन डिक्सू
और जिनको बेसिकली पॉपुलरली उस वक्त का चाइनाज लेनिन भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ली डिचाओ, इन दोनों टॉप लीडर्स ने मिलकर 1 जुलाई 1921 को सीपीसी की फाउंडेशन संघाई में ले की और पार्टी अपनी जो ओरिजिन है, जड़ें हैं, ये ट्रेस करता है मे 4th मोमेंट, मतलब एक बेसिकली मोमेंट स्टैब्लिश किया गया था जो फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे हमारे यहां पे जमींदारी सिस्टम हुआ करता था कि सिर्फ चुनिंदा लोग ही जमीन का आधिपत्य या ओनरशिप रखते थे और उसके बाद एक लार्ज नंबर में लेबर क्लास, शेयर क्रॉपर्स, स्लेव्स एटसेट्रा को एम्प्लॉय किया जाता था उनके लार्ज स्टेट्स को कल्टीवेट करने के लिए, उनमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए। हालांकि ये जो लार्ज एग्रीकल्चरल लेबर हुआ करता था, इनका उस पर्टिकुलरली जमीन पे या जमींदारों के लार्ज स्टेट्स पे कोई ओनरशिप राइट नहीं था। उनको सिर्फ दिहाड़ी दी जाती थी, एक बेयर मिनिमम वेजेस दी जाती थी। हालांकि जितना भी मुश्किल काम था, असली काम था एग्रीकल्चर का, वो इन लेबर्स के द्वारा ही किया जाता था दोस्तों। तो इस वजह से 1 जुलाई एंटी फ्यूडल एक्टिविटी के अगेंस्ट इस पार्टी को स्टैब्लिश किया गया और 1 जुलाई 1921 के बाद लगातार अलग अलग लीडर्स के अंडर इस पार्टी ने चाइना में अपना डोमिनेंस स्थापित करना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 1921 के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1 अगस्त 1927। 1 अगस्त 1927 को क्या हुआ होगा दोस्तों? तो सीपीसी बनी 1 जुलाई 1921, उसके 6 साल 1 महीने बाद जो रेड आर्मी है, जिसको मैं कहूंगा अभी जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसने बाद में पीपल्स लिबरेशन आर्मी या चाइनीज आर्मी का स्वरूप धारण किया, रेड आर्मी स्टैब्लिश की गई। और रेड आर्मी स्टैब्लिश की गई, उन्होंने बेसिकली ये प्रिंसिपल अपनाया अपने लीडर माओ जेडोंग एंड जू इनलाई कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, लेबर क्लास हैं, स्लेव्स हैं, ये बेसिकली उस वक्त की जो रूलिंग डायनेस्टीज थी या नेशनलिस्ट फोर्सेस जिनको कहा जाता है, जिनको कुमिटांग कहा जाता है या केएमटीबी कहा जाता है, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, उनके इतने सदियों पुराने शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। और जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबर क्लास थी, जो पेजेंट क्लास थी, उसको इनके लीडर्स माओ जेडोंग द्वारा यह प्रॉमिस किया गया कि अगर हम पावर में आए तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, इससे आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ सभी को बराबर से ट्रीट किया जाएगा, किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कॉन्सेप्ट उस वक्त के लोगों को बहुत अपीलिंग लगा और धीरे धीरे करके सीपीसी और उसकी आइडियोलॉजी और उसकी लीडरशिप के पीछे वहां के लोग लामबंद होते चले गए दोस्तों। 1 अगस्त 1927 के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है तो वो है दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 को 9th मीटिंग ऑफ द 4th रेड आर्मी जो कि गुटवान में हुआ, उस वक्त माओ ने कहा कि एक्चुअली सरकार या पार्टी और आर्मी ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उनके वर्डिंग देखें तो उन्होंने कहा द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द पार्टी ओवर द आर्मी हैज टू बिकम एंट्रेंच्ड। इसका मतलब कि पार्टी का जो आर्मी है उसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होना ही चाहिए। और आर्मी का एक्चुअली पर्पज ही यही है कि जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, उनको आर्मी के थ्रू किसी ना किसी तरीके से इंफ्लुएंस किया जा सके, अचीव किया जा सके। 1928 के बाद यह स्ट्रगल लगातार चलता रहा और फिर 1945 में माओ जेडोंग ने सीपीसी की चेयरमैनशिप धारण कर ली। सो माओ जेडोंग बिकेम द चेयरमैन ऑफ सीपीसी इन द ईयर 1945 और उसके बाद 1945 से 1949 का जो सिविल वॉर हुआ चाइना में, कि जो पुरानी नेशनलिस्ट बेसिकली फोर्सेस थे जिनको केएमटी कहा जाता था, कुमितांग कहा जाता था, उनको डिफीट करने के बाद 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग के अंडर सीपीसी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और कम्युनिज्म की बेसिकली स्थापना
चाइना में माओ जेडांग और सीपीसी के द्वारा 1 अक्टूबर 1949 को स्थापित कर दी गई। दोस्तों, माओ उस वक्त चाइना के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर कर आए और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, थॉट थी, सोच थी, उसको कहा जाता था माओ जेडोंग थॉट। और उनके जितने भी आइडियाज हैं वो सारे के सारे बेसिकली रेड बुक में लिखे गए थे और इसी रेड बुक के आधार पर जो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनाया गया, उसके ज्यादातर प्रिंसिपल्स माओ जेडांग की जो थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी या उनकी जो रेड बुक कहा जाता है, इसी से बेसिकली बोरो किए गए। माओ जेडांग का बेसिकली बहुत बड़ा विश्वास था क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत रईस हैं और बहुत सारे लोग उनके अंडर, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी के अंदर लेबर क्लास हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं, स्लेव्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, डिप्राइव्ड हैं। इन लोगों को इकट्ठा होकर ये जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने ज्यादातर प्रॉपर्टी, रिसोर्सेस, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथों में ले रखा है, उनके अगेंस्ट उठ खड़ा होने का, रिवोल्ट करने का। माओ जब बेसिकली वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आफ्टर द सिविल वॉर विच एंडेड ऑन द 1 अक्टूबर 1949, माओ का जो कॉन्सेप्ट था कि हमको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, हमारी जो कृषि है, इसका उत्पाद हमें तुरंत रूप से बढ़ाना होगा और वो तभी पॉसिबल है जब हम क्रिएट करेंगे कम्यून्स। कम्यून्स का मतलब छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स, मतलब छोटे छोटे पीसों को जोड़ के आप एक बड़ी बेसिकली लैंड बनाएं और उस पे स्केल, वॉल्यूम पे जब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बेसिकली कैरी आउट करना शुरू करेंगे, तभी आप अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, उसके अलावा माओ की लीडरशिप में ही चाइना ने इंडस्ट्रियल नेशन की तरफ मार्च करना शुरू किया कि हमारी प्राइम एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, लेकिन सिर्फ कृषि और एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा। हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरह अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपने उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा। और उसी को आइडियलाइज करते हुए जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है 1958 से 1961, उन्होंने इसको बड़ी तेजी के साथ इंप्लीमेंट करना शुरू किया। सोच अच्छी थी, आइडिया अच्छा था कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, इससे अब हमें बेसिकली आगे प्रोग्रेस करते हुए अपने इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना होगा, फैक्ट्रीज पे ध्यान देना होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाइना में भी लाना होगा। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में कमी रह गई हो और 1958 से 1961 ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान शायद कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से लगभग 30 मिलियन लोग, मतलब लगभग 3 करोड़ लोग सिर्फ सूखे और भूख के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, तो सोच अच्छी थी 1949, 1958, 61, लेकिन शायद इंप्लीमेंटेशन उस थॉट प्रोसेस का इतना अच्छा नहीं हो पाया। 1962 में फिर माओ ने नया लॉन्च किया रिजुवनेट करने के लिए अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को, लोगों की थॉट प्रोसेस को। जब लोगों को लगा कि 58 से 61 के बीच में 3 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो उस वक्त प्रेसिडेंट माओ को लगा होगा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों का जो मोरल डाउन हो गया है, जो डिप्रेस हो गए हैं, इनको मैं वापस से जागरूक कर सकूं। और 1962 में माओ ने फिर लॉन्च किया सोशल एजुकेशन मूवमेंट, जिसके थ्रू अपनी पार्टी और गवर्नमेंट मशीनरी में नई एनर्जी वो डाल सके, नई ऊर्जा डाल सके। उसको आगे बढ़ाते हुए 1966 में उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन किया और बेसिकली कल्चरल रेवोल्यूशन को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन जो कि 1966 में उन्होंने इनिशिएट किया, जो भी हमारा करप्शन है, एलिटिज्म है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, बेसिकली पूरे पॉलिटिकल या गवर्नेंस सिस्टम का, उसको हटाया जाएगा। और 1966 के इस कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद उनकी जो फिलॉसफी थी, जो बेसिकली कई लोगों का कहना है कि उसमें काफी रिप्रेशन हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, वायलेंस हुआ, उसका एंड हुआ उनकी खुद की डेथ के साथ ऑन सितंबर 9, 1976। माओ जेडोंग की जो लेगेसी है उसको लोग मिक्स तरीके से देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि खासतौर से रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, कि चाइना एक इंडिपेंडेंट देश है, अपनी सारी पॉलिसीज खुद अपने हिसाब से बनाएगा। इस चीज का प्राइड और सेंस उन्होंने वापस स्थापित किया अपने देश में। उसके अलावा उन्होंने जो विमेन का स्टेटस था, हमारी चाइना की महिलाओं का जो
स्टेटस था उसको भी उन्होंने काफी सुधारने की, रिफॉर्म करने की कोशिश की। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो चाहे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो, उनके लिए भी उनके द्वारा लिए गए पॉजिटिव स्टेप्स को आज भी याद किया जाता है दोस्तों। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए, चाहे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का एग्जांपल हो 1958 से 1961 जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की जान चली गई, उसके लिए उनको नेगेटिव वे में भी काफी लोगों द्वारा, हिस्टोरियंस द्वारा जाना जाता है। माओ जेडंग की जब डेथ हुई 1976, उसके बाद एक लिमिटेड टाइम के लिए पावर स्ट्रगल चला कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, अगला चेयरपर्सन कौन होगा सीपीसी का। और अगली जब गद्दी संभाली, कुर्सी संभाली, वो थे प्रेसिडेंट डैंग, जिनको सेकेंड जनरेशन ऑफ बेसिकली लीडर्स या रेड डायनेस्टी लीडर्स भी कहा जाता है। उन्होंने लीडरशिप संभाली 1978 और उन्होंने नई रिफॉर्म प्रोसेस माओ जेडंग से थोड़ा बेसिकली डिपार्ट होके अलग तरीके से अपनी सोच दी, जिसको कहा गया रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप। मतलब सिर्फ हम चाइना अंदर ही अंदर क्या कर रहा है सिर्फ उसमें लिमिटेड नहीं रहेंगे, इनफैक्ट चाइना दूसरों की तरफ भी देखेगा, इंटरनेशनली भी लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, वेस्टर्न कंट्री से बेसिकली कट ऑफ अब नहीं रहेगा, उनसे जो वो सीख सकता है, ले सकता है, उनके साथ मिलकर जो काम कर सकता है, उससे अब चाइना परहेज नहीं करेगा दोस्तों। जो क्रक्स कहा जाए डेंग्स रिफॉर्म्स का, जिसको कहा जाता है 4 मॉडर्नाइजेशंस, 4 चीजों का बेसिकली आधुनिकरण या मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, कि इन 4 चीजों को जल्दी से जल्दी हमें मॉडर्नाइज करना होगा, हमें उनका आधुनिकरण करना होगा, ताकि चाइना तेजी से जो गैप बना हुआ है चाइना और दूसरे देश, पर्टिकुलरली द वेस्टर्न वर्ल्ड, उस गैप को ब्रिज कर सके। और डेंग की जो ओपन डोर पॉलिसी थी, उसके साथ उन्होंने कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स भी लाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको हमें इस तरीके से रिफॉर्म करना होगा कि चाइना शुड बिकम, कुड बिकम, वुड बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा चाइना। अभी से हमें हमारे यहां कुछ इस तरह के सुधारों को लागू करना पड़ेगा। और ये डेंग की पॉलिसी का ही नतीजा था, जिसका नाम रखा गया बेसिकली रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप, कि बाद में जब इंडस्ट्रीज चाइना में आने लगी, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेटर होने लगा, कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स बेसिकली आने लगे, तो अगले कुछ दशकों में इसी के कारण वेरी हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ चाइना अचीव करने लगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर हुई, जीडीपी बढ़ी, विमेन की कंडीशन बेटर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली डेवलप हुआ। इस वजह से हालांकि माओ जेडोंग ने बहुत मेजर रोल बेसिकली प्ले किया व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीपीसी, उसके साथ पॉलिटिकल बेसिकली मैं कहूंगा जैसे पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ माओ जेडोंग, पर्टिकुलरली द सिविल वॉर और 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश करने में। लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी चाइना की बात देखें और उसकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर आप बात देखें, ट्रेड की बात देखें, ग्रोथ की बात देखें, तो डेंग को कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। डेंग ने काफी अच्छा काम किया जब बात हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ओपनिंग अप की, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म हुआ। एक बहुत मेजर इवेंट रहा 1989 का, जिसका आपने नाम भी जरूर सुना होगा दोस्तों, जो कि तेनामिन प्रोटेस्ट कहा जाता है। उस वक्त उन्होंने जो मिलिट्री क्रैकडाउन वहां पे किया, जिसमें कई जाने गई, और एक बड़ा फेमस फोटो है जो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कि टैंक्स की लाइन चल रही है और एक आदमी आके टैंक्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो इतना मूविंग बेसिकली फोटोग्राफ बन गया कि जो ये तेनामिन प्रोटेस्ट रहा 1989 का, उसको आज भी सिंबलाइज करता है दोस्तों। जो डेंग जिंगपिंग थ्योरी थी कि सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन होगी, डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन होगी, लेकिन सोशलिज्म के प्रिंसिपल या तड़के के साथ। ये बाद में सीपीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीजें शामिल की गई कि हम रशिया की तरह क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रहेंगे, हम ओपन अप करेंगे, हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसमें बेसिकली समाजवादी तड़का या सोशलिस्ट तड़का हमेशा मौजूद रहेगा ही रहेगा दोस्तों। डेंग की डेथ हुई फरवरी 19, 1997। इसके साथ ही जो सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप है बेसिकली रेड डायनेस्टी की, उसका
खात्मा होता है। डेंग के बाद जियांग जेमिन ने बेसिकली, जिसको थर्ड जनरेशन ऑफ लीडरशिप भी कहा जाता है, उन्होंने टेक ओवर किया सीपीसी की चेयरमैनशिप को या चाइनीज रूलिंग पार्टी को। उन्होंने, जो डेंग ने ज्यादातर रिफॉर्मेटिव अपना एजेंडा स्टार्ट किया था रोल आउट को, उसी को और ज्यादा आगे बढ़ाया, उसी को और ज्यादा आगे प्रोग्रेस करवाया। उन्होंने कोई मेजर बदलाव नहीं लाए, डेंग की पॉलिसी पे ही लगातार आगे बढ़ते गए। उनका जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके लिए उनको याद किया जाता है, जिसको कहा जाता है कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप बेसिकली, इसको इसीलिए उनको कहा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ 3 रिप्रेजेंट, मतलब सभी को साथ लेकर चलना। और वो 3 इंपॉर्टेंट बेसिकली चीजें हैं: चाइनाज एडवांस प्रोडक्टिव फोर्सेस, ओरिएंटेशंस ऑफ नेशंस कल्चर एंड फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज पीपल। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा किसी ना किसी तरीके से उनका बैलेंस बना के चलना ही होगा। ये सारी चीजें फिर 2002 में चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई। जियांग जेमिन के पीरियड में चाइना ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को विटनेस किया। इनफैक्ट अगर आप देख लें कि अर्ली 2000s में या फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में चाइना ने जो रैपिड ग्रोथ किया, उसका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, एक्सपोर्ट्स बढ़े और हर जगह चाइनीज मेड गुड्स एंड सर्विसेज धीरे धीरे एंटर करने लगी, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो, यूएस हो। ये ज्यादातर चीजें जियांग जेमिन के पीरियड में ही हुई। दोस्तों, जियांग जेमिन आज भी जिंदा हैं, उनकी एज 94 ईयर्स है। इन्होंने सारी चीजों को, जितने भी रिफॉर्म्स थे डेंग के, उनको कंटिन्यू रखा। और जब जियांग जेमिन ने बेसिकली अपनी चेयरमैनशिप को गिव अप किया, उनके बाद इनके जो सक्सेसर आए, जिनका नाम है हु जिनताओ, 2002 में उन्होंने बेसिकली टेक ओवर किया। और हु जिनताओ को कहा जाता है 4th जनरेशन ऑफ सीपीसी लीडरशिप। तो जैसा जियांग जेमिन ने डेंग की पॉलिसी को आगे बढ़ाया, हु जिनताओ ने डेंग प्लस जियांग जेमिन की पॉलिसी को आगे बढ़ाना शुरू किया। कोई मेजर चेंजेस नहीं, इन्होंने एक एक्स्ट्रा लेयर उस पर इनफैक्ट जोड़ी, जिसको कहा गया साइंटिफिक आउटलुक ऑन डेवलपमेंट एंड हार्मोनियस सोशल सोसाइटी। मतलब कि जो चाइना का वैज्ञानिक विकास है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उस पर हमको कॉन्सर्टेड एफर्ट्स लगाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, फिर जब 2 टर्म्स कंप्लीट हो गए हु जिनताओ के, जैसा चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहिए, ताकि पुरानी जो जनरेशन है वो नई लीडरशिप को, नए खून को अपनी बटन पकड़ा सके और नई लीडरशिप टेक ओवर करे। वो अपने नए आइडियाज के साथ, नई आइडियोलॉजी के साथ, नई थॉट प्रोसेस के साथ, जो चाइना के इंटरेस्ट में हो, हित में हो, लोग जो चाहें उस एजेंडा को आगे बढ़ाए। तो 2012 में 2 अपनी टर्म्स करने के बाद, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन था कि 2 टर्म्स के बाद आपको ऑफिस छोड़ना ही होगा, उन्होंने उसका सम्मान करते हुए, उसको मानते हुए 2012 में चार्ज दे दिया जो अभी वर्तमान बेसिकली प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और उसके बाद शी जिनपिंग को कहा गया 5th जनरेशन ऑफ लीडरशिप। जो करंट प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनको प्रिंसलिंग एंड 2nd जनरेशन रेड कहा जाता है, क्योंकि इनके जो फादर थे ये भी बेसिकली पहले कम्युनिस्ट पार्टी के एक एक्टिव मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने पार्टी ज्वाइन की 1974, सिर्फ 21 ईयर्स ऑफ एज। और जब ये प्रेसिडेंट बने 2012 में, तो इनका बेसिकली उस वक्त जो फेमस, जब ये गवर्नर हुआ करते थे, इनका जो फेमस ड्राइव चला ग्राफ्ट फाइटिंग, जबकि ये फ्यूजियान के 1999 में गवर्नर हुआ करते थे, तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सब लोगों ने अज्यूम किया कि शायद ही ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे। जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेसिकली रीन ली 2012 में, इन्होंने अपनी पकड़, जो इंपॉर्टेंट लिवर्स हैं, एक तरफ पार्टी सीपीसी और दूसरी तरफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको चाइनीज आर्मी भी कहा जाता है या चाइनीज डिफेंस फोर्सेस भी कहा जाता है, दोनों पे अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया दोस्तों। और इन्होंने अपनी इमेज बढ़ाने के लिए, या मैं कहूंगा अच्छा काम करने के लिए, एक मैसेज भेजने के लिए, जो करप्शन था, लार्ज स्केल करप्शन था,
उसको भी वीड आउट करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए और इस प्रोसेस में लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को इन्होंने पनिश किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, कहीं को जेल भी भेजा, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस बियरर्स थे, मिनिस्टर्स थे, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उसी के साथ बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल भी थे। तो इसकी वजह से शायद लोगों में एक उम्मीद जगी कि जो इतने सालों से करप्शन चला आ रहा था, किसी ने तो उसको मिटाने का, हटाने का बीड़ा उठाया है। और जो इनकी एंटी करप्शन ड्राइव की वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली, उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने जो अपनी पकड़ थी, पीएलए हो चाहे सीपीसी हो, दोनों पे और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। दोस्तों 2013 में, 2012 में इन्होंने चार्ज लिया, 2013 में इन्होंने एक बड़ा फंडामेंटल मंत्र दिया कि अब वक्त आ गया है कि चाइना को अपनी मिलिट्री को बहुत तेजी के साथ मॉडर्नाइज करना होगा और अगले 20 साल में, 2 डिकेड्स में हमें हमारी मिलिट्री को वेस्टर्न मिलिट्रीज, चाहे यूएस हो, नेटो हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एटसेट्रा, उनके बराबर लाकर खड़ा करना होगा। अभी आज देख लीजिए, 2013 में उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, आज 2021 से सिर्फ 8 साल हुए हैं और चाइनीज मिलिट्री रैपिडली मॉडर्नाइज होते हुए ऑलरेडी कई सारे माइलस्टोन अचीव कर चुकी है। और उन्होंने कहा कि जो माओ का प्रिंसिपल था कि द पार्टी कंट्रोल्स द गन, मतलब कि आर्मी या डिफेंस फोर्सेस जो पार्टी चाहती है उसको अचीव करने के सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसी प्रिंसिपल को किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। दोस्तों इन्होंने जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, जो कि सबसे बड़ी गवर्निंग अथॉरिटी होती है पूरी चाइनीज डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, उसको बेसिकली रिऑर्गेनाइज किया और खुद उसके कमांडर इन चीफ बन गए। जो 19th पार्टी कांग्रेस थी 2017 की, उसमें इन्होंने जो प्रिंसिपल हुआ करता था संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई 2 बार से ज्यादा कोई बेसिकली प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, और इनके जो प्रीडिसेसर थे, इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद ने जब अपने 2 टर्म्स हो गए 2012 में कंप्लीट, खुद ने अपनी बेसिकली कुर्सी छोड़ दी कि अब नई प्रेसिडेंट बनने का टाइम है। इन्होंने जो पार्टी की कांग्रेस हुई 2017, उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। इन्होंने कहा कि जो 2 टर्म्स की 2 बार की जो रुकावट थी या बाध्यता थी या टर्म लिमिटेशन थी, इसको दूर किया जाता है और अब मैं जीवन भर या आगे आने वाले प्रेसिडेंट जीवन भर प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं अगर पार्टी उनको चुनती है तो। जी जिनपिंग ने नया एरा सोशलिज्म का, चाहे चाइनीज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जो असर्टिवनेस आई है चाइना की, वो कहा जाता है कि ज्यादातर जी जिनपिंग के बेसिकली रीन के दौरान, रूल के दौरान ही पूरा वर्ल्ड विटनेस कर रहा है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, क्वाड के मेंबर्स हो, नेटो हो, साउथ चाइना सी हो, लेह लद्दाख हो, हाल ही में जो इंकर्जन हुआ, तो जो उस वक्त डैंग की पॉलिसी होती थी, हाइड एंड अबाइड, मतलब डैंग की पॉलिसी थी कि हमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करने होंगे, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, चुपचाप पहले हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे बढ़ा लें, इतने सक्षम बन जाएं। उस पॉलिसी को अब चाइना की करंट पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर शी जिनपिंग उसको बेसिकली त्याग दिया गया है। अब चाइना का कहना है कि हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे। अब टाइम आ गया है कि चाइना को पावरफुल एंड प्रॉस्परस चाइना में कन्वर्ट कर दिया जाए, और जो पहले हमको जो आदेश मिलता था उसी आदेश के हिसाब से हम चीजें करते थे, मानते थे, अपनी पॉलिसीज बनाते थे, उस सोच से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा दोस्तों। और इसी का नतीजा है कि पिछले, अगर आप, मैं कहूंगा 6-7 साल में देख लें तो चाइना ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना हो, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, जिसके थ्रू चाइना कोशिश कर रहा है कि जो पुराने सिल्क रूट या पुराने जो सी रूट्स हुआ करते थे, ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, उनको जीवित करके बहुत सारी अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रांग कर लिया जाए, ताकि चाइना के जो बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसको सीमलेसली एक्सपोर्ट किया जा सके सभी कंट्रीज को, चाहे वो लंदन हो, बेसिकली वो यूरोप हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बेसिकली इंडिया हो, नेपाल हो,
चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मुझे लगता है पिछली सेंचुरी का मैं कहूंगा इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, और उसको लेके इंडिया की लगातार चिंता बनी हुई है दोस्तों। अब कुछ क्विकली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात कर ली जाए। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अगर आप देखें तो जो कोरोना स्टार्ट हुआ पर्टिकुलरली मार्च 2020 में, और काफी लोगों का मानना है, कहना है कि ऐसा तो नहीं कि जो बेसिकली वायरोलॉजी लैब थी वुहान में, वहां से इसका एवोल्यूशन हुआ हो, जिसको चाइना लगातार नकार रहा है। उसमें भी लोग कहते हैं कि चाइना ने क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी या स्ट्रैटेजी ऑफ वीजी जिसे कहा जाता है, कि जब क्राइसिस हो, किसी तरह का दिक्कत लोगों के सामने आए और उस दिक्कत में भी कोई मौका ढूंढ लिया जाए, चाइना ने इस पूरे कोरोना काल के क्राइसिस को इस ही तरीके से खेला कि कोरोना स्टार्ट हुआ चाइना में, वहां से पूरी दुनिया में फैला, और चाइना ने बाद में क्लेम किया कि सबसे इफेक्टिवली, सबसे पहले हमने ही इस कोरोना को बेसिकली अपने देश में कंट्रोल कर लिया है, मिटा दिया है, जड़ से उखाड़ दिया है। उसके बाद उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट, चाहे वो पीपी हो, मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, ग्लव्स हो, वेंटिलेटर्स हो, पूरी दुनिया को, मेडिसिन हो, पूरी दुनिया को फिर उन्होंने सप्लाई की, अपना गुडविल स्टैब्लिश किया, अपनी सॉफ्ट पावर स्टैब्लिश की। और उसके बाद उनकी जो वैक्सीन्स हैं, अभी तक मुझे लगता है वो 80 से ज्यादा कंट्रीज को सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा आप चाहे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट देख लें, फिलीपींस के साथ लगातार जो उनका डिस्प्यूट बना हुआ उसको देख लें, वियतनाम के साथ आप देख लें, आप जापान के साथ देख लें, ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लें, आप इंडिया के साथ तो देख ही लें। जो ईस्टर्न लद्दाख में अभी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तो अब ऐसा लग रहा है कि चाइना अपनी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के साथ साथ अपनी असर्टिवनेस को क्लब करते हुए, जो पुराना चाइना जिसको जाना जाता था, चाहे वो डेंग हो, चाहे माओ जेडांग मैं कहूंगा, या हु जिनताओ हो, उनके अंडर जो चाइना था हाइड एंड अबाइड, उसको बेसिकली उससे बाहर निकलते हुए अब पावरफुल एंड प्रॉस्परस चाइना की तरफ ले जाने की इसको कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो ये मैं कहूंगा बात रही कि कौन कौन से लीडर्स थे। 1921 में जो सीपीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद माओ जेडांग ने कैसी लीडरशिप दी, फिर 1945 टू 49 जो सिविल वॉर हुआ, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद उनका जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था 1958 से 61, उसमें क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए। उनके बाद जो सक्सेसर थे डेंग, उन्होंने बेसिकली ओपन अप करना शुरू किया। उसके बाद उनके सक्सेसर थे हु जिनताओ एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्होंने उसी पॉलिसी को आगे ले जाया। उसकी वजह से चाइना में बहुत जल्दी रैपिड बेसिकली रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, रोजगार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एक्सपोर्ट्स बढ़ा। उसके अलावा जब 2012 में अभी जो करंट प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने जब अपना रूल स्टैब्लिश किया, उसके बाद से चाइना का रुख काफी अब असर्टिव हो गया है, और अब लगता है चाइना कहीं ना कहीं ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, और वो दिन लद गए जब हम दूसरों की सुनेंगे। इनफैक्ट अब वो दिन आएंगे शायद जब लोग या दुनिया हमारी बात सुनना शुरू करे। अगर आप चाइना की बात देख लें तो चाइना आज के जमाने में वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विद ए जीडीपी ऑफ $14 ट्रिलियन, $14 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस वजह से, और इनका फॉरेन एक्सचेंज अगर आप देख लें तो आपको लगता होगा दुनिया में सबसे बड़ा किसका फॉरेन एक्सचेंज है, $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ना वो अमेरिका का इतना फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया का लगभग बेसिकली $500 बिलियन है, $500 ट्रिलियन है। सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज चाइना का, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस फोर्सेस चाइना की, उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक्सपोर्ट्स। तो चाइना पूरा कॉन्सर्टेड तरीके से शी जिनपिंग की प्रेसिडेंटशिप में आगे बढ़ने की, मॉडर्नाइज होने की, असर्टिव होने की, पावरफुल होने की, प्रॉस्परस होने की लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का लेक्चर कि सीपीसी के जो 100 साल हुए हैं 1 जुलाई 1921 से 1 जुलाई 2021 के बीच में क्या क्या इवेंट्स रहे, कौन कौन लीडर्स रहे, क्या क्या थॉट प्रोसेस रही, प्रायोरिटीज रहे, क्या इंपैक्ट हुआ, इसके बारे में किसी ना किसी तरीके से आपकी नॉलेज इनहेंस इस वीडियो को देखने के बाद हुई होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।